सेठ मंगलचंद चौधरी राजकीय महाविद्यालय आबू रोड, स्नातकोत्तर विभाग हिंदी साहित्य उत्तरार्ध के समस्त विद्यार्थियों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं एसोसिएट प्रोफेसर व अध्यक्ष डॉक्टर अनीता गुप्ता आज की इस कक्षा में हम भाषा के अभिलक्षण, भाषा व्यवस्था व व्यवहार पर चर्चा करेंगे। भाषा से क्या तात्पर्य है? भाषा से आशय है मनुष्य की भाषा तथा अभिलक्षण से आशय है उसकी विशेषता या मूलभूत लक्षण। हम आज वीणा पाणी के समक्ष नतमस्तक होते हुए अपनी कक्षा को आरंभ करेंगे। नमस्ते सदा सत्व ज्ञान दायिनी भुक्ति मुक्ति प्रदायनी वीणा पाणी, हे सरस्वती सदा हृदय वासिनी नित्याक्षरा रूपिणी विश्व मोहिनी। माँ सरस्वती को नमन व वंदन करते हुए हम भाषा के मूलभूत लक्षण या विशेषताओं को समझते हैं कि भाषा केवल मनुष्यों की बपोती नहीं, मकड़ी, मधुमक्खी, गिबन यानी बंदरों की एक जाति जिनके हाथ बहुत लंबे होते हैं, सिकिल बैंक एक प्रकार की छोटी मछली तथा चिंपैंजी आदि अनेक ऐसे जीव जंतु हैं जो किसी न किसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। हाँ, यह अवश्य है कि मनुष्य की भाषा अन्य सभी जीवों की भाषा से स्पष्टतः अलग है। उसके अपने कुछ ऐसे अभिलक्षण हैं जो सभी मिलकर उसे अन्य प्राणियों की भाषाओं से अलग करते हैं। अर्थात इन अभिलक्षणों में कुछ तो अन्य जीवों की भाषाओं में मिलते हैं, किंतु सभी केवल मानव भाषा में। तो आइए हम कुछ प्रमुख अभिलक्षणों पर चर्चा करते हैं। भाषा की विशेषता और भाषा के आशय को समझते हुए हम उसके लक्षणों पर जब जाते हैं तो पहली विशेषता उसकी यादृच्छिकता की होती है। यादृच्छिकता का तात्पर्य है जैसी इच्छा हो या माना हुआ। हमारी भाषा में किसी वस्तु या भाव का किसी शब्द से सहज स्वाभाविक या तर्कपूर्ण संबंध नहीं है। वह समाज की इच्छा अनुसार मात्र माना हुआ संबंध है। यदि सहज स्वाभाविक संबंध होता तो सभी भाषाओं में एक वस्तु के लिए एक शब्द होता। पानी के लिए सभी भाषाएं पानी का प्रयोग करती, किंतु अंग्रेजी वाटर का प्रयोग, फारसी आप का और रूसी वदा का प्रयोग नहीं करती। विभिन्न भाषाओं के सभी शब्दों में हम ये यादृच्छिकता पाते हैं। ये यादृच्छिकता शब्द के स्तर पर, व्याकरण के स्तर पर रूप रचना तथा वाक्य रचना में भी देखी जा सकती है। अंग्रेजी कर्ता कारक के लिए किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं करती, जैसे राम स्लेप्ड मोहन, किंतु हिंदी ने का प्रयोग किया है। राम ने मोहन को थप्पड़ मारा। ऐसे ही हिंदी में वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया, राम ने पत्र लिखा का क्रम है, तो अंग्रेजी में कर्ता क्रिया कर।
राम रोट ए लेटर का। इस तरह ये सारी बातें यादृच्छिक हैं, कहीं भी इनके पीछे कोई तर्क नहीं है, न शब्द और अर्थ के संबंध में, न रूप रचना और न वाक्य के पदक्रम या अन्वय आदि में। यही है भाषा की यादृच्छिकता। यूँ यादृच्छिकता थोड़ी बहुत अन्य प्राणियों जैसे मधुमक्खी, गिबन आदि की भाषा में भी मिलती है, किंतु मानव भाषा जितनी नहीं मिलती है। दूसरी विशेषता सर्जनात्मकता। भाषा में शब्द और रूप तो प्राय सीमित होते हैं, किंतु उन्हीं के आधार पर हम अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार सादृश्य या समानता के आधार पर नित्य नए नए असीमित वाक्यों का सृजन करके उनका प्रयोग करते हैं। हम ऐसे अनेकानेक वाक्यों का रोज ही प्रयोग करते हैं जो ठीक उसी रूप में पहले कभी भी नहीं प्रयुक्त है। मज़े की बात यह है कि वाक्यों के नए होने पर भी श्रोता को उन्हें समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होती। यह कमाल इस सर्जनात्मकता का ही है जो वक्ता और श्रोता दोनों को ही भाषिक क्षमता में होती है। उसी के परिणाम स्वरूप वक्ता नित्य नए नए वाक्य का प्रयोग कर लेता है और श्रोता उन्हें समझ लेता है। हम, मैं, वह, तुम, बुलदाना, इन 4 शब्दों में बहुत सारे वाक्यों का सृजन कर सकते हैं। जैसे मैंने उसे तुमसे बुलवाया, मैंने तुम्हें उससे बुलवाया, उसने मुझे तुमसे बुलवाया, उसने तुम्हें मुझसे बुलवाया आदि। किंतु इन अन्य जीव जंतु अपनी भाषा में इस तरह का सृजन नहीं कर सकते। वे तो जैसा जानते हैं उसको वैसा ही दोहरा सकते हैं। मधुमक्खी एकमात्र अपवाद है जिसकी भाषा में ये गुण थोड़ा बहुत होता है, किंतु मानव भाषा जितना नहीं। इस अभिलक्षण को उत्पादकता भी कहा गया है। तीसरा लक्षण है अनुकरण ग्राह्यता। मानव भाषा समाज विशेष से अनुकरण द्वारा सीखी या ग्रहण की जाती है। जन्म से कोई भी व्यक्ति भाषा नहीं जानता। माँ के पेट से कोई भी बच्चा भाषा सीखकर नहीं आता, किंतु अन्य सभी जीव जंतु अपनी भाषा अपने समाज से नहीं सीखते, बल्कि उनकी अपनी भाषिक क्षमता उनमें जन्मजात होती है। अनुकरण ग्राह्यता के कारण ही एक व्यक्ति अपनी भाषा के अतिरिक्त अन्य अनेक भाषाएं भी अनुकरण से सीख सकता है, किंतु कोई अन्य जीव जंतु ऐसा नहीं कर सकता। इस तरह मानव भाषा आनुवंशिक नहीं होती जैसे कि अन्य जीव जंतु की भाषाएं होती हैं। भाषा के इस अभिलक्षण को कुछ अन्य नामों से भी पुकारा गया है, जैसे सांस्कृतिक प्रेक्षणीयता, क्योंकि संस्कृति के साथ साथ उसके एक अंग रूप में भाषा सीखी जाती है। परंपरानुगमिता, क्योंकि परंपरा या रूढ़ि के रूप से भाषा सीखी जाती है। सीखने के योग्य होना या अधिगम्यता, क्योंकि भाषा सीखी जा सकती है। चौथा बिंदु परिवर्तनशील। मानवीयता जीवों की भाषा परिवर्तनशील नहीं होती। उदाहरणतः कुत्ते पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही प्रकार की अपरिवर्तित भाषा का प्रयोग करते आ रहे हैं, किंतु मानव भाषा हमेशा परिवर्तित होती रहती है। संस्कृत काल का कर्म प्राकृत काल में कम्म हो गया तो आधुनिक काल में काम। इस तरह चिर परिवर्तनशीलता भी मानव भाषा को अन्य जीवों की भाषाओं से अलगाती है। इस अंतर का मुख्य कारण इस मानव भाषा का अनुकरण ग्राह्य होना है, जबकि अन्य भाषाएं आनुवंशिक होती हैं। पांचवा बिंदु विविक्तता। मानव भाषा का स्वरूप ऐसा नहीं है जो पूरा अविच्छिन्न रूप से एक हो। वह तत्वतः कई घटकों या इकाइयों में विभाज्य है। उदाहरण के लिए वाक्य एकाधिक शब्दों से बनता है, शब्द एकाधिक ध्वनियों से। यह बहुघटकता, विच्छिन्नता, विविक्तता या कई इकाइयों में विभाज्यता अन्य जीवों की भाषा में नहीं मिलती। उदाहरणार्थ, बहुत से नरजीव यदि मादा को ये बतलाना चाहते हैं कि वे कामोत्तेजित हैं, तो एक विशिष्ट प्रकार का ध्वनि संकेत करते हैं जो मानव द्वारा प्रयुक्त वाक्यादि जैसा नहीं होता।
जो विभिन्न शब्दों से बना हो, वह पूरा का पूरा अविच्छिन्न रूप से एक ही इकाई होता है। यदि उनके ध्वनि संकेत को टुकड़ों में विभक्त भी करें तो वे उस रूप में सार्थक नहीं होते जैसे मानव भाषा के वाक्य के शब्द। इस तरह एकाधिक इकाइयों से बना होना या विभक्तता केवल मानव भाषा का ही अभिलक्षण है। अगले बिंदु पर विचार करते हैं द्वैतता यानी दोहरापन। भाषा में किसी भी वाक्य या उच्चार को लें, उसमें दो स्तर होते हैं। एक स्तर की इकाइयाँ सार्थक होती हैं तथा दूसरे स्तर की इकाइयाँ निरर्थक होती हैं। इन दो स्तरों की स्थिति को ही द्वैतता कहते हैं। इन इकाइयों में सार्थक इकाइयों को रूपिम, शब्द, धातु, प्रत्यय, उपसर्ग, कारक चिन्ह आदि कहते हैं। उदाहरण के लिए बंदर ने फल तोड़े, वाक्य में बंदर ने फल तोड़ ए, ये 5 सार्थक इकाइयाँ अर्थात रूपिम हैं। दूसरे स्तर की इकाइयाँ वे ध्वनियाँ हैं जिनसे ये सार्थक इकाइयाँ बनी हैं। उदाहरणतः बंदर ने ब, अ, न, द, अ, र, ये 6 ध्वनियाँ हैं। इन ध्वनियों का अपना कोई अर्थ नहीं होता, किंतु ये आपस में मिलकर भाषा में सार्थक इकाइयों का निर्माण करती हैं। इस प्रसंग में ध्यान देने की बात यह है कि ये ध्वनियाँ अपने आप में निरर्थक होती हैं, किंतु ये अर्थभेदक होती हैं। उदाहरण के लिए क और घ ध्वनियों का अपना कोई अर्थ नहीं है, किंतु कोड़ा और घोड़ा में अर्थ का भेद या अंतर क और घ के कारण ही है। इस तरह यहाँ क और घ ध्वनियाँ अर्थभेदक हैं। पहले स्तर की इकाइयों को रूपिम कहा गया है, उसी तरह दूसरे स्तर की इकाइयों को भाषा विज्ञान में स्वनिम कहते हैं, जिन्हें यहाँ सरलता के लिए ध्वनि कहा गया है। विद्यार्थियों, इस द्वैतता को अभिरचना की द्वैतता भी कहते हैं, अर्थात भाषा में एक साथ 2 स्तरों पर अभिरचनाएं होती हैं, अर्थद्योतक या विचार द्योतक इकाइयों के स्तर पर तथा अर्थभेदक इकाइयों के स्तर पर। इस तरह भाषा इन 2 स्तरों पर पाई जाने वाली अभिरचनाओं के योग का परिणाम होती हैं। अभिरचना उस विशिष्ट क्रम तथा व्यवस्था वाले स्वरूप या सांचे को कहते हैं जो भाषा में उपर्युक्त दोनों स्तरों पर पाए जाते हैं। ये अभिलक्षण भी प्रायः केवल मानव भाषा में ही मिलते हैं। यूँ अपवादतः मधुमक्खियों की भाषा में भी ये थोड़ा बहुत होता है। अगला विचारणीय बिंदु भूमिकाओं की परस्पर परिवर्तनीयता है। विद्यार्थियों, जब हम बातचीत करते हैं तो वक्ता और श्रोता की भूमिकाएं बदलती रहती हैं। वक्ता बोलता है तो श्रोता सुनता है, फिर श्रोता उत्तर देता है या अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है तो वो वक्ता बन जाता है और तब प्रथम वक्ता श्रोता हो जाता है। यही है भूमिकाओं की अदला बदली या उनका क्रम परिवर्तन या उनकी परस्पर परिवर्तनीयता। यूँ अनेक मानवेतर प्राणियों जैसे बंदर, मधुमक्खी की आदि की भाषाओं में भी अभिलक्षण मिलता है, पर थोड़ी देर तक, बहुत लंबा नहीं, साथ ही कुछ प्राणियों में, सभी में नहीं। अगला ध्यान देने योग्य बिंदु अंतरणता है, डिस्प्लेसमेंट। कुछ अपवादों को छोड़कर मानवेतर जीवों की भाषा केवल वर्तमान के विषय में सूचना दे सकती है, भूत या भविष्य के विषय में नहीं। इसके विपरीत मानव भाषा वर्तमान काल में प्रयुक्त होते हुए भी भूत तथा भविष्य के विषय में भी कहने में समर्थ है। इस तरह मानव भाषा कालांतरण कर सकती है, ऐसे ही मानवेतर भाषा उसी स्थान या उसके आसपास के बारे में सूचना दे सकती है। जहाँ भाषा व्यापार हो रहा है, दूर के स्थान के विषय में नहीं, किंतु मानव भाषा इसमें भी समर्थ है। इस तरह वह स्थानांतरण भी कर सकती है। इस प्रकार दिक् कालांतरण, स्थान और काल का अंतरण मानव भाषा का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण है। यूँ भविष्य के विषय में मधुमक्खियाँ तथा कुछ अन्य जीव भी कभी कभी संप्रेषण करते पाए गए हैं। भाषा की एक अन्य विशेषता
हमें मौखिकता श्रव्यता के रूप में भी दिखाई देती है। जैसे मानव भाषा मुंह से बोली जाती है तथा कान से सुनी जाती है, इस तरह वो मौखिक तत्व सरणी का प्रयोग करती है, एक चैनल का प्रयोग करती है। भाषा की लिखित पठित सरणी मूलतः इसी पर आधारित होती है। यूँ मानवेतर प्राणियों में भी कुछ इसका प्रयोग करते हैं, कुछ अन्य सरणियों का भी प्रयोग करते हैं। जैसे मधुमक्खियाँ नृत्य द्वारा भी कभी कभी संप्रेषण करती हैं, जो दृश्य सरणी है, तथा ऐसे ही गंध निकाल कर भी संप्रेषण करना देखा गया है, जो ग्रहण सरणी है। असहज वृत्तिता के रूप में भी भाषा के अभिलक्षण देखा जा सकता है। मानवेतर प्राणी भूख, कामेच्छा, भय आदि जीव सुलभ सहज बातों के कारण प्राय सहज वृत्तितः अपने मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकालते हैं, किंतु ध्वनियाँ उस अर्थ में भाषा नहीं होती जिस अर्थ में मानव भाषा होती है। मानव भाषा मूलतः असहज वृत्तिक होती हैं, जीवन की सहजात वृत्तियों से उसका संबंध नहीं होता। तो ये सभी अभिलक्षण संवेद रूप से मानव भाषा में ही मिलते हैं, और इस प्रकार ये सभी लक्षण मानव भाषा को मानवेतर भाषा से बिल्कुल अलग करते हैं। विद्यार्थियों, तो आइए अब हम चर्चा करते हैं भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहार की। भाषा के दो रूप मानने का श्रेय मूलतः सस्यूर को है। उन्होंने इस पर विचार किया। बाद में त्युम्बेत्स्काय, यलमस्लव और चामस्की आदि ने इसका अंतर कई दृष्टियों से स्पष्ट किया। मुख्य अंतर है, भाषा एक व्यवस्था है जो किसी भाषा के सभी भाषियों के मस्तिष्क में भाषिक क्षमता के रूप में होती है, जबकि वाक उस भाषा भाषी समाज के व्यक्ति द्वारा उस भाषा का प्रयुक्त या व्यर्थ रूप है। ये भाषा का प्रयोग अथवा भाषिक निष्पादन है। तोता हिंदी बोल रहा है, वाक्य ठीक है, तो तोता हिंदी के एक दो वाक्य सीखकर बोल सकता है, उच्चरित कर सकता है, किंतु तोता हिंदी जानता है वाक्य गलत है, क्योंकि यहाँ हिंदी जानने का अर्थ है हिंदी भाषा या उसकी व्यवस्था को जानना, जो तोता के लिए संभव नहीं। अर्थात तोता के लिए कोई भाषा जानना संभव नहीं। हाँ, वाक रूप में वो किसी भाषा के एक दो वाक्य का प्रयोग कर सकता है। दूसरा, भाषा की सत्ता मानसिक होती है, जबकि वाक की सत्ता भौतिक होती है, वास्तविक उच्चारण या लेखन के रूप में होती है। तीसरा, भाषा अमूर्त होती है, किंतु उसकी तुलना में वाक मूर्त होता है, क्योंकि उसमें वाक्य अपना रूप ले लेता है। अगला बिंदु, भाषा सामाजिक है, व्यक्ति निरपेक्ष, किंतु वाक वैयक्तिक है, व्यक्ति सापेक्ष। वाक भाषा पर ही आधारित होती है, किंतु भाषा का पता वाक से ही चलता है। इस प्रकार दोनों परस्पर सापेक्ष संकल्पनाएं हैं। भाषा समरूपी होती है, किंतु वाक विषमरूपी है, ऐसा माना जाता है, किंतु मेरे अपने विचार में भाषा भी एक सीमा तक विषम रूपी ही होती है। सभी भाषा भाषियों के मस्तिष्क में भाषा का एक रूप हो नहीं सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सस्यूर द्वारा प्रयुक्त फ्रांसीसी शब्द लेंगू LANGUE तथा परोल PAROLE जो अंग्रेजी में चलते हैं के प्रतिशब्द के रूप में हिंदी में क्रमशः भाषा और वाक का प्रयोग चलता रहा है। अब लगता है कि ये प्रतिशब्द सस्यूर के ठीक मंतव्य को व्यक्त नहीं कर पाते, अतः इन्हें क्रमशः भाषा व्यवस्था लैंग्वेज सिस्टम तथा भाषा व्यवहार लैंग्वेज बिहेवियर कहना कदाचित अधिक ठीक है। तो विद्यार्थियों, आज हमने भाषा व्यवस्था और भाषा के अभिलक्षणों के बारे में चर्चा की। आगे की कक्षा में हम भाषिक संरचना और उसके विभिन्न स्तरों का अध्ययन करेंगे। उसके साथ
भाषा विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।